आप सुनना प्रारंभ कर चुके हैं वीके डीएलसी चैनल पर एक नया विषय, वाई कॉन्ट्रैक्टर लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 इज नॉट बीइंग फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट। लेबर लॉ में लगभग 48 इनैक्टमेंट्स हैं और जिनमें CLA कॉन्ट्रैक्टर लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 का सबसे ज्यादा मिसयूज की चर्चा की जाती है। आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि इसका मिसयूज इतना क्यों हो रहा है, कहां सीरियसनेस में कमी है, कहां एनफोर्समेंट में कमी है, या कहां एम्प्लॉय के साथ चीट करने की कोशिश करता है, कहां एम्प्लॉयर्स डिसऑनेस्टी से बिहेव करते हैं। इन सब चीजों की आज बात करेंगे। सबसे पहले जानना चाहते हैं कि इसके रीजन क्या हैं, रीजंस फॉर नॉट इंप्लीमेंटिंग इफेक्टिवली इन लेटर एंड स्पिरिट। सबसे पहला रीजन आता है लैक ऑफ एनफोर्समेंट, कि जब ये 1970 में एक्ट बना उससे लेकर आज तक इसका जो अनुपालना है, एनफोर्समेंट है, वो ठीक से नहीं हुई है। उसके 3 प्रमुख कारण हैं। नंबर 1, वीक मॉनिटरी मैकेनिज्म। भारत सरकार ने या राज्य सरकारों ने जो अपने रूल्स बनाए उनका ठीक से, या तो उनकी इंटेंशन है या इंटेंशनली जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो उसको ठीक से मॉनिटर नहीं कर पाती है। जैसे लेबर इंस्पेक्टर्स एंड एनफोर्समेंट ऑफिसर्स ऑफन लैक एडुकेट रिसोर्स। दूसरा, गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं डाला, और इंसेंटिव्स टू एंश्योर कंप्लायंस कोई नहीं है इसमें। और जो एनजीओ वाला पार्ट है, जब एनजीओ घुसती हैं तो उन पर लोग तरह तरह की उंगलियां उठाते हैं। इसलिए इसका जो लैक ऑफ एनफोर्समेंट में मेजर रीजन आता है वो है वीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। दूसरा, करप्शन एलिगेशंस। यह भी लगता है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो मनी पावर के हिसाब से एनफोर्समेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को या तो वीक कर देते हैं या खरीद लेते हैं, और वो करप्शन से इन चीजों को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं होने देते हैं और कॉन्ट्रैक्टर लेबरर्स का शोषण करते हैं। और यह बात काफी हद तक सही भी है। इसके बहुत सारे डेटा हैं। यदि आप देखेंगे तो आज भी भारत में लगभग 50% कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स का वन वे और द अदर शोषण किया जाता है। इसलिए इसको जो एजेंसीज हैं उन पर कड़ी नजर रखना और लॉ को ठीक से एनफोर्समेंट करना दोनों आवश्यक है, और वो करप्शन से उस चीज को खरीद कर यूज कर लेते हैं। तीसरा है, यदि किसी लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर ने या लेबर इंस्पेक्टर ने किसी केस को पकड़ा भी, तो जो हमारी न्याय प्रक्रिया है उसमें बहुत समय लगता है, और जो फिर उसके बाद पेनल्टीज इंपोज होती हैं वो भी बहुत छोटी छोटी हैं। बहुत सारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स इंटेंशनली इसको एनफोर्स नहीं करते हैं। वो कहते हैं जब पेनल्टी आएगी तो हम पेनल्टी भर देंगे, और पेनल्टी की अमाउंट 500 रुपए से लेकर के चालू होती है, और आज की डेट में 500 रुपीज इज नथिंग। तो ये 3 बड़े कारण हैं। आइए अब दूसरे कारण की बात करते हैं, एम्प्लॉयर सर्क्यूमवेंशन। जो एम्प्लॉयर की चालाकियां हैं, जो लेबर को या गवर्नमेंट मशीनरी को धोखा देने की नीयत है। देखिए, जो बड़े प्रोफेशनली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां भी इस एक्ट का अब्यूज होता है, लेकिन रेशो बहुत कम है। लेकिन जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो 100% इसका अब्यूज ही करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। मिसक्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स। जैसे आज आप रियल एस्टेट में देखें तो सबको लगभग एक ही कैटेगरी में, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड में कोई वर्कर ही नहीं मिलेगा आपको। तो एम्प्लॉयर्स ऑफन मिसक्लासिफाई वर्कर्स टू अवॉइड द कवरेज अंडर द एक्ट। एक तो ये बड़ा इशू है। दूसरा इशू है मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर अपने नीचे सब कॉन्ट्रैक्टर
सब कॉन्ट्रैक्टर अपने नीचे फिर सब कॉन्ट्रैक्टर, तो जो लॉ की कंप्लायंस है वो इतनी वीक होती चली जाती है कि कौन कहां कब किसको किस तरह से चीट कर रहा है ये पता ही नहीं चलता, या कौन लॉ का एनफोर्समेंट नहीं कर रहा है। इसलिए एम्प्लॉयर्स एंगेज मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स टू डाइल्यूट रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड क्रिएट एम्बिगुटी अबाउट द कंप्लायंस। तो ये एम्प्लॉयर्स का धोखा देने का एक तरीका है। तीसरा इसी में, यूज ऑफ इनफॉर्मल लेबर। मैनी एम्प्लॉयर्स प्रेफर इनफॉर्मल अरेंजमेंट्स टू बाईपास द लीगल ऑब्लिगेशंस अंडर द एक्ट। तो इसमें इतनी सारी खामियां हैं कि इस एक्ट को ठीक किया जाना बहुत आवश्यक है। नंबर 3 बात करेंगे हम, चैलेंजेस इन अबॉलिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। जैसे इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, भारत में गरीबी इतनी ज़्यादा है कि भारत सरकार खुद ये कहती है कि हम 85 करोड़ लोगों को फ्री में राशन सप्लाई कर रहे हैं, और वो उसी कैटेगरी के लोग इसमें कॉन्ट्रैक्टर लेबर में आते हैं। तो जो इंडस्ट्रीज स्पेशली इन सेक्टर्स लाइक कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, जैसे आप किसी भी कॉलोनी में देखिएगा जो गार्ड हैं सब ये कॉन्ट्रैक्टर अबॉलिशन रेगुलेशन एक्ट के तहत ही आते हैं, और किसी को मिनिमम वेज नहीं मिलती। सारी कॉलोनियों में, हर शहर में, वो मुंबई हो, दिल्ली हो, एनसीआर का कोई सिटी हो, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, सब जगह गार्ड 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं और 8 घंटे की सैलरी मिनिमम वेज के हिसाब से उनको मिलती है, और सबको ये बात पता है लेकिन कोई नहीं देखता। तो ये सब चीजें बहुत बड़ी एक कवायद है जिसको ठीक करना होगा। जैसे जितनी भी नगर पालिकाएं हैं वो स्वीपर्स हैं या क्लीनिंग के जो वर्कर्स हैं, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टर पर रखती हैं, और कॉन्ट्रैक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं ये सबको पता है। तीसरा इसमें एक जो सबसे बड़ा दायरा आता है वो है लैक ऑफ वेरिएबल अल्टरनेटिव्स, कि हमारे पास इसके अल्टरनेटिव्स कहाँ हैं, कोई है ही नहीं। अब जब परमानेंसी की बात करते हैं तो बहुत सारे लॉ आकर खड़े हो जाते हैं। तो ट्रांजिशनली कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स आर परमानेंट रोल्स इज ऑफन सीन, कि जो परमानेंट रोल हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स से घुसाया जा रहा है। जहां पेरिनियल नेचर के जॉब है वहां कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को यूज किया जा रहा है, और उनको जो सैलरी है वो इतनी कम मिलती है। उसका उदाहरण है मारुति। मारुति में जो आईआर हेड का मर्डर हुआ उसका रीजन ही ये था कि वहां काम सारा कॉन्ट्रैक्टर वर्कर करता था, और परमानेंट वर्कर आता था, बैठता था और चला जाता था, जिसको मैनेजमेंट न चार्जशीट दे पाती थी न काम ले पाती थी। और कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स की सैलरी में और परमानेंट वर्कर की सैलरी में 6 टाइम्स 7 टाइम का डिफरेंस था, बल्कि कहीं कहीं तो 20 टाइम का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो ये चैलेंजेज है, इसको ठीक किया जाना बहुत आवश्यक है। वीक वर्कर अवेयरनेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर की अवेयरनेस है वो बहुत पुअर है, बहुत कम है, उसको कानून का ज्ञान नहीं है। इवन वो खुद ही लिख कर देने को तैयार रहता है कि जो सोशल सिक्योरिटी का पैसा है वो न काटा जाए, क्योंकि उसको लगता है कि मैं पीएफ से कैसे विड्रॉ ले पाऊंगा, पीएफ में से मुझे फैमिली पेंशन कैसे मिलेगी, या ईएसआई से मैं बेनिफिट कैसे ले पाऊंगा। तो उन सब की उसको जानकारी नहीं है, इसीलिए वह उनसे स्वयं बचना चाहता है, और कॉन्ट्रैक्टर उसका बेनिफिट लेकर उन चीजों को और आगे बढ़ा देता है। तो सबसे बड़ा है लैक ऑफ नॉलेज। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जगह जगह कुछ ऐसे प्रोग्राम करे ताकि उनकी अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। अब कॉन्ट्रैक्टर्स उनको उल्टा गलत जानकारी देता है और उसका वो बेनिफिट लेता है। दूसरा है फियर ऑफ रिटेलिएशन, क्योंकि जब भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर कहीं वॉइस उठाता है तो उसे उठाकर काम से बंद कर दिया जाता है। वर्कर्स हेजिटेट टू रेज कंप्लेंट ड्यू टू फियर ऑफ जॉब लॉस। ये बात मैंने हर जगह देखी है, मैं चाहे फॉर्मल सेक्टर में हो या इनफॉर्मल सेक्टर में हो
या किसी इवन मल्टीनेशनल कंपनी में भी यह बात देखने को मिलती है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर वर्कर ने कोई अपने अधिकार की बात की तो कॉन्ट्रैक्टर उसे उठा करके बंद कर देता है कि तुम काम से कल से मत आना। तो जो सिक्योरिटी ऑफ जॉब है वो इतनी लो है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर अपनी वॉइस ही नहीं उठा पाता है। तीसरा है वीक यूनियनाइजेशन, क्योंकि इसमें पैसा नहीं है तो वर्कर भी एक जगह काम नहीं करता। कॉन्ट्रैक्टर वर्कर आज ए कॉन्ट्रैक्टर के साथ, कल बी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, परसों सी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, आज ए लोकेशन पर, परसों जेड लोकेशन पर, वाई लोकेशन पर। उसकी लोकेशन और एम्प्लॉयर दोनों बदलते रहते हैं, इसीलिए उसका यूनियनाइजेशन बहुत पुअर है। और यदि वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से किसी यूनियन को ज्वाइन भी करता है तो यूनियंस के जो लीडर हैं वो अपने फेवर लेने के लिए, एम्प्लॉयर से बेनिफिट लेने के लिए कॉन्ट्रैक्टर वर्कर की कोई कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर का जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रिंसिपल अटरली फेल है। उसमें कहीं भी हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में बात जरूर है, हम वहाँ वर्क्स कमेटी की भी बात करते हैं, वहाँ हम बार्गेनिंग पावर की भी बात करते हैं, लेकिन वह सब किसी तरह भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के हित में काम नहीं करती। नंबर 5 बात करेंगे एम्बिगुटीज इन द एक्ट। बहुत सारे एक्टों में ही इतनी एम्बिगुटी है कि कॉन्ट्रैक्टर वर्कर खुद कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं। जैसे ब्रॉड डेफिनिशंस, टर्म लाइक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इसकी डेफिनेशन बड़ी कंफ्यूजन में, कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट है, कहीं स्टेट गवर्नमेंट है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। दूसरा कोर एक्टिविटीज, कोर एक्टिविटी किस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, क्योंकि एम्प्लॉयर तो किसी को भी कोर एक्टिविटी कहने के लिए तैयार नहीं है। वो उसका बस चले तो वो हर जगह कॉन्ट्रैक्टर वर्कर से काम चलाए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर वर्कर का जो लेबर एनफोर्समेंट है वो इतना लो है कि उसे वो जब चाहे, जैसे चाहे, जो चाहे वो कर सकता है। तो ये कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जिनसे बहुत सारे डिस्प्यूट अनरिजॉल्व रह जाते हैं और इसकी वजह से ही एम्बिगुटी बढ़ जाती है। दूसरा इसी में है, कानून में इतनी एम्बिगुटी है कि जो जस्टिस है वो बहुत डिले है। यदि आप इसमें कोई डिस्प्यूट भी लगाएं, डिस्प्यूट अंडर द एक्ट ऑफन टेक ईयर्स टू रिजॉल्व, डिस्करेजिंग वर्कर्स फ्रॉम सीकिंग लीगल रेमेडीज। वो सोचता है कि कहीं और जाके काम कर लेंगे, इसे जाने दीजिए। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स में लेट गो की स्थिति है वो इसलिए ज्यादा है कि जुडिशियल डिले इंडिया में बहुत अधिक है। तो ये कुछ चीजें हमें समझने की है। 6वीं चीज आती है पॉलिसी इंडस्ट्री नेक्सस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। पावरफुल इंडस्ट्रीज में लॉबी अगेंस्ट द स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट। आज जितनी भी एम्प्लॉयर्स की बॉडीज हैं, वह चाहे फिक्की हो, चाहे वो पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, वह चाहे एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन हो या उनकी कोई और मैनेजमेंट एसोसिएशन हो, सबकी कोशिश ये रहती है कि एनफोर्समेंट को कैसे वीक किया जाए, कि हमें एनफोर्समेंट अथॉरिटीज आती हैं और हमें परेशान करती हैं, इसीलिए हमारी प्रोडक्टिविटी कम है। भारत में एक नया सगुफा बना दिया गया है कि चाइना की ग्रोथ इसलिए ज्यादा हुई है कि वहां लेबर लॉ का इन्वॉल्वमेंट और लेबर लॉ का एनफोर्समेंट 0 के बराबर है, जबकि यह सत्य नहीं है। वहां किसी भी वर्कर की सोशल सिक्योरिटी का कोई वायोलेशन नहीं है और भारत में कॉन्ट्रैक्टर वर्कर की सोशल सिक्योरिटी कराना बहुत मुश्किल है। हार्डली 10 या 15% लोगों को ही सोशल सिक्योरिटी में कवरेज ठीक से मिलेगा, अन्यथा नहीं है। दूसरा ग्लोबल कंपटीशन। पॉलिसी मेकर्स में डेलिबरेटली आउटलुक वायोलेशंस टू कीप इंडस्ट्रीज कंपिटिटिव इन ए ग्लोबल मार्केट। जो मैं अभी बात कर रहा था कि हम कॉस्ट रिडक्शन के नाम पर
कॉन्ट्रैक्टर लेबर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने की परमिशन देते जा रहे हैं। कभी भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स को ये नहीं कहती कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल को बढ़ाइए, अपने कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स को, अपने वर्कर्स को, उनकी स्किल सेट को इम्प्रूव कीजिए। यह बात कहीं भी किसी भी कानून में लागू नहीं की जाती है। इसीलिए जो पॉलिसी इंडस्ट्री नेक्सस है वो कॉन्ट्रैक्टर अबोलिशन रेगुलेशन एक्ट के पालन ना करने में पूर्णतः सफल हो गया है। तो ये बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं जिन पर हमें बहुत सीरियस होकर काम करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयर्स ऑनेस्ट होने का दावा तो करता है, लेकिन क्या वास्तव में वह ऑनेस्ट है? वह अपनी स्वतंत्रता के नाम पर, ग्लोबल कंपटीशन के नाम पर एम्प्लॉयज का हनन कितना करता है? आइए उन चीजों को हम समझते हैं। रिकमेंडेशंस फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि हमने इतनी सारी बातें की तो अब हम कुछ ये बात भी करें कि इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जा सकता है। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम पर ही चर्चा करते रहेंगे, सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे तो बात बेईमानी होगी। इसलिए हम कुछ सॉल्यूशन के पॉइंट्स भी देना चाहते हैं। नंबर 1, स्ट्रेंथन द एनफोर्समेंट, increase the number of inspectors, provide them with better resource and ensure accountability। अभी किसी की अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, तो यह भारत सरकार को या राज्य सरकारों को इस पर फोकस करने की और इसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। नंबर 2, एनहांस पेनल्टीज, impose strict penalties for violations to act as an deterrent। और मेरा मानना तो यह है कि इसमें सिविल लाइबिलिटी के कंपैरिजन में क्रिमिनल लाइबिलिटीज बढ़ाइएगा, क्योंकि हम दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का हनन करते हैं। इसलिए पेनल्टी से काम नहीं चलेगा, इसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट डालिए और इसको बढ़ाइए। और कोई भी एम्प्लॉयर या कोई भी सीनियर ऑफिसर जेल जाने से डरता है, तो जब तक हम इसकी पेनल्टीज के सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रिक्ट और एनहांस नहीं करेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। नंबर 3 बात करते हैं प्रमोट वर्कर अवेयरनेस। आप जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स हैं उनके लिए कुछ फोरम्स बनाइए, बार बार एम्प्लॉयर को कंपलसरी करिए कि साल में लेबर लॉ की इतनी जानकारी कॉन्ट्रैक्टर लेबर को देना आवश्यक है, उसका रिकॉर्ड मांगिए, उसकी रिटर्न सबमिट कराइए। तो इससे जो अवेयरनेस कैंपेन है उसमें तेजी आएगी और लोगों के बीच, कॉन्ट्रैक्टर लेबरर्स के बीच अवेयरनेस का स्तर बढ़ेगा और तभी उनकी सोशल सिक्योरिटी के प्रति लगाव और उसकी जानकारी से उसका उपयोग करने की भावना बढ़ेगी। नंबर 4 हम बात करेंगे क्लैरिफाई लीगल प्रोविजंस, अमेंड द एक्ट टू एड्रेस एम्बिग्यूटीज। कॉन्ट्रैक्टर एबोल्यूशन रेगुलेशन एक्ट में बहुत सारी एम्बिग्यूटीज हैं, मैंने 3-4 डेफिनेशंस की बात की है और बहुत सारी है। सबसे बड़ी एम्बिग्यूटी तो यही है कि कौन सा परमानेंट नेचर का जॉब है जहां कॉन्ट्रैक्टर वर्कर नहीं लगाया जा सकता, और यदि उन पर लगता है तो उसके लिए कोई पेनल्टी का ठीक से प्रावधान नहीं है। तो ये दोनों क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त और जो प्रोविजंस हैं उन सब में भी क्लैरिटी और स्पीडी एक्शन का प्रावधान डालना जरूरी है। नंबर 5 है एनकरेज यूनियनाइजेशन। वैसे तो कॉन्ट्रैक्टर लेबरर्स के लिए अब यूनियंस का प्रावधान है, लेकिन वो इसलिए नहीं ठीक से इंप्लीमेंट हो पा रहा है कि बार बार तो कॉन्ट्रैक्टर बदल जाता है, दूसरा बार बार लोकेशन चेंज हो जाती है, तीसरा वर्कर्स को इतनी जानकारी नहीं है कि अपनी यूनियन बनाकर अपने अधिकारों को कैसे सेव किया जाए। तो इस सब के लिए सपोर्ट चाहिए और जो एनजीओज के माध्यम से उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए, उन सब में गवर्नमेंट को कुछ एनजीओज के राइट मिलने की बात मैं करता हूं। इसीलिए जब तक हम इन चीजों को नहीं करेंगे तो सुधार की आवश्यकता
की जो पूर्ति है वह होने की संभावना कम लगती है। नंबर 6, डिजिटाइज कंप्लायंस। आज तो कंप्लायंस डिजिटल एरा है, डिजिटलाइज हो सकती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के नाम पर आज भी हम कोई कंप्लायंस डिजिटलाइज करने को तैयार नहीं है, क्योंकि डिजिटल होते ही हमारे डेटा पर पकड़ बन जाती है। इसीलिए इंट्रोड्यूस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर रिपोर्टिंग वायोलेशंस एंड ट्रैकिंग कंप्लायंसेस। भारत सरकार को या राज्य सरकारों को चाहिए कि एक पोर्टल बनाए और उस पर इन शिकायतों को डालकर उनकी गति को, उनके रिड्रेसल सिस्टम को, उनके एक्शन ओरिएंटेशन को बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ऐसा व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं कि यदि ये सब काम हो तो कॉन्ट्रैक्टर लेबर की जो कंप्लायंस है, कॉन्ट्रैक्टर लेबर एबोल्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1970, जो आज 10 से 15% है, वो 50% तक जा सकती है। 100% तो भारत में सोचना और कल्पना करना अभी बहुत दूर की कौड़ी है। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस क्या हैं, ऐसा हो क्यों नहीं पा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर एबोल्यूशन रेगुलेशन एक्ट है उसके चैलेंजेस हैं कुछ। आइए उन चैलेंजेस की बात करते हैं। नंबर 1 चैलेंज है जॉब सिक्योरिटी, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्टर जब चाहे जिसका चाहे जॉब बंद कर देता है, तो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स चुपचाप रहना पसंद करता है और जब उसका दाव लगता है तो वह छोड़कर चला जाता है। तो सबसे पहली आवश्यकता है कि हम कॉन्ट्रैक्टर एबोल्यूशन रेगुलेशन एक्ट में जॉब सिक्योरिटी करें, क्योंकि आज तक कोई कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स अपने वर्कर को अपॉइंटमेंट लेटर, इवन पेड लीव नहीं देता। नंबर 2 की बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। लिमिटेड एक्सेस टू द बेनिफिट्स सच एज ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, इन सबको ठीक किया जाना चाहिए। तो ये बहुत लिमिटेड पेनल्टीज है, इनकी अवेयरनेस नहीं है। इसीलिए मैंने बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि कॉन्ट्रैक्टर वर्कर 10-10 साल से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके 10 कॉन्ट्रैक्टर बदल गए, बीच बीच में गैप मिल गया, उन्हें कोई भी एम्प्लॉयर यदि ग्रेच्युटी कॉन्ट्रैक्टर को भी देता है तो कॉन्ट्रैक्टर उस ग्रेच्युटी को वर्कर को पे नहीं करता। तो ये बड़े इश्यूज हैं और इन सबको किया जाना बहुत जरूरी है। सोशल सिक्योरिटी के नाम पर कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स अपने लोगों का इंश्योरेंस नहीं करते। नेक्स्ट इशू की बात करेंगे यूनियन रिप्रेजेंटेशन। Difficulty in forming and joining trade unions due to transit work arrangement। कभी एम्प्लॉयर बदल जाता है, कभी लोकेशन बदल जाती है, तो यूनियनाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स बहुत मुश्किल है और ऊपर से उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। नंबर नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंट इनकम। कॉन्ट्रैक्टर वर्कर की कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तो उसकी इनकम में ही रेगुलरिटी नहीं है, वो अपनी इनकम के लिए ही इधर से उधर भटकता रहता है। नंबर 5 है लिमिटेड कैरियर प्रोग्रेस। देखिए कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स में प्रमोशंस हार्डली 2% देखने को मिलेंगे, और नहीं तो जो अनस्किल्ड में रहता है वो मैक्सिमम सेमी स्किल्ड बन जाता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। कभी मैंने अनस्किल्ड से स्किल्ड वर्कर को बनते नहीं देखा। कोई ऐसा ना तो गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है, ना एम्प्लॉयर को स्किल डेवलपमेंट की बात करता है, इसीलिए ये बड़ी लिमिटेड करियर प्रोग्रेशन की अपॉर्चुनिटीज कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को मिलती हैं। नंबर 6 है आइसोलेशन। कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स में फील आइसोलेटेड एंड नॉट इंटेग्रेटेड इनटू द टीम, क्योंकि वो बार बार कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स उसे कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से यूज करता है, कभी कुछ एडवांस देकर फंसा कर रखता है, कभी कुछ और करके रखता है, तो शोषण के अतिरिक्त कुछ नहीं करता, और जब भी वो उससे बात करता है अपने हितों की तो उसको जॉब से और बंद कर देता है। तो उस आइसोलेशन में वह कभी भी किसी बड़ी टीम का हिस्सा कॉन्ट्रैक्टर वर्कर नहीं बन पाता है। नंबर है लीगल एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस। कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स में फेस लीगल एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस। भारत में न्याय एक तो बहुत महंगा है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो स्पीड है, जो लीगल प्रोसेस है, वो इतनी लेंथी है कि कॉन्ट्रैक्टर वर्कर अपना काम करे, अपने रोजी रोटी का जुगाड़ करे या लीगल के लिए कोर्टों में चक्कर लगाए, तो ये भी एक बड़ा इशू है।
नंबर 8 है इम्पैक्ट ऑन वर्क लाइफ बैलेंस। कॉन्ट्रैक्टर वर्कर का कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, उसको काम मिल जाए बस इतना काफ़ी है। 12 घंटे जॉब करना, सारी मेहनत का काम करना, उसके लिए कोई वेलफेयर स्कीम्स ना होना, ये आम बातें हैं। इसीलिए ये चैलेंजेस दूर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी आवश्यक है। आज इतना ही। आपका मेरी बात सुनने का, मेरे वीडियो को वॉच करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता है कि हम कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स के लिए कुछ और ऐड कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। और वर्कर की बढ़ोतरी के लिए, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के हित के लिए हमें कुछ और सुझाव दीजिए, क्योंकि मैं एक एनजीओ के माध्यम से कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स की लाइफ को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें आशा है कि आप उसमें सहयोग देकर हमें कृतार्थ करेंगे।